अब हम अपनी बायो की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है और लाइफ स्पैन में एक टाइम आपका रिप्रोडक्टिव फेज आता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से हमको न्यू डॉटर सेल्स मिलते हैं। अच्छा, डॉटर सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो वो जो डॉटर अब आई, अब वही तो आगे रिप्रोड्यूस करेगी ना, तो दैट इज द फीमेल। फीमेल चाइल्ड ही तो हमेशा रिप्रोडक्शन दिखाती है, मेल्स तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो तो न्यू बर्थ नहीं देते हैं। तो इसीलिए जो न्यू सेल्स हमको मिलते हैं वहां पे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। तो एक ही पेरेंट देता है डॉटर सेल्स। फिर हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके के गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, या तो डायरेक्टली भाई कुछ सेल डिवीजन हो रही है, कुछ भी हो रहा है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, बट गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब भाई जब गैमीट्स ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी फर्टिलाइजेशन क्यों होगी, है ना? फर्टिलाइजेशन फ्यूजन क्यों होगी? अब जब एक दो गैमीट की फ्यूजन ही नहीं हो रही है तो वेरिएशन कैसे आएंगे? तो ऑब्वियसली कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता और इस टाइप के बच्चों को हम बोलते हैं क्लोन्स, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स की, कोई डिफरेंस नहीं होता। ऑब्वियसली मतलब अगर मुझे सेम चीज चाहिए तब तो मुझे बड़ा फायदा है, लेकिन अब अगर कोई डिजीज हो गई पेरेंट को तो वो आगे पास ऑन होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सेम कॉपी देगा हर बार। तो हमने इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी किए थे। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सब रेडी हैं। तो देखो यहां पे बच्चों क्या होता है, सबसे पहला तो आप एक चीज बताओ मुझे, आपने आई थिंक 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, फिजन, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन। तो मैं इन्हीं सब की यहां पे बात कर रही हूं। ये क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आपके पास होता है फिजन। सिंपल, मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन को हम सिंपल माइटोसिस बोलते हैं। तो जैसे एक ही मेरा सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, पहले तो अंदर ही अंदर भाई न्यूक्लियस डबल हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डबल होने की कोशिश करेगा, एंड अल्टीमेटली मुझको 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सेल डिवीजन हो रही है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। क्यों? कि मान लो भाई सेल डिवीजन तो हम मल्टी सेल्यूलर हैं, ठीक है, चलो एक बार को भूल जाओ, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं, मैं एसेक्सुअल की बात कर रही हूं। अब लेट्स सपोज मेरी बॉडी में नॉर्मल कुछ चोट वोट लग गई या कुछ हो गया, या आई एम जनरली ग्रोइंग, तो क्या हो, वहां पे भी तो सेल डिवीजन हो रही है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होती है वो ग्रोथ दिखाती है, लेकिन सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन भी दिखाती है, और यही हो जाता है रिप्रोडक्शन का पहला टाइप। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, विच इज फिजन। फिजन मतलब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो न्यूक्लियर फिजन, एंड यहां पे भी हो रहा है फिजन, टूटना हो रहा है। बेसिकली एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है या और सेल में डिवाइड हो रहा है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस बाइनरी फिजन, ठीक है, समझ आ गया फिजन क्या है। अब देखो बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। तो जब 2 बार सेल डिवाइड हो रहा है, एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बाइनरी फिजन बोल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके अमीबा है, अमीबा की बॉडी में बाहर क्या होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं, दीज आर नोन एज सूडोपोडिया, ठीक है, ये सूडोपोडिया है। अब ये इसको मूव कराने में हेल्प कर रहे हैं। अब भाई अमीबा मैच्योर हो गया और अब उसको अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट काम करना है, रिप्रोडक्शन करनी है। तो देखो धीरे धीरे ये अंदर का जो डीएनए है ना,
जो आपका न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होने लगता है। अल्टीमेटली जब न्यूक्लियस 2 सेल में डिवाइड हो गया तो फाइनली यहाँ पे आपका सेल डिवाइड होने लग गया एंड आपको लास्ट में क्या मिल जाते हैं, 2 अमीबा मिल जाते हैं। फिर ये मैच्योर ही हो जाएंगे। तो 1 अमीबा ने क्या किए, 2 डॉटर अमीबा को जन्म दे दिया, 1 and 2 डॉटर अमीबा को जन्म दे दिया। अब ये फिर से मैच्योर हो जाएंगे और ये फिर से करेंगे। सो दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है, समझ में आया? चलो अच्छा, अभी तक तो मैं आपको क्या बता रही थी, ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूं, थोड़ा सा हमें जगह मिल जाएगी। नाउ अब हम कर रहे थे बाइनरी फिजन में। देखो बच्चों, और भी टाइप्स होते हैं आपके। क्या क्या टाइप होते हैं मैंने आपको बताया, एक अमीबा के अंदर। सेकंड आपको डायग्राम किसकी तरह दिख रहा है ये बताओ, दिस इज यूग्लिना। यूग्लिना है ये, है ना। यूग्लिना में क्या होता है, अगर आप इसकी बॉडी देख रहे हो ना तो ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है। और ये क्या है जो उसको हेल्प कर रहा है, जैसे ही अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, यूग्लिना के पास आपको क्या दिख रहा है, इसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। या फिर अगर मैं इसको सिंगुलर नाउन में बोलूं तो उसको फ्लैजेलम बोल दूंगी। ठीक है, फ्लैजेला दिख गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैच्योर हुआ भाई, इसको भी रिप्रोडक्शन करना है। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही न्यूक्लियस अब 2 में डिवाइड हो रहा है। और देखो सबसे अच्छी बात, ये फ्लैजेला भी देखो 2 बन गए, है ना। एक ही सेल में 2 फ्लैजेला हो गया और 2 न्यूक्लियस होने वाले हैं। तो भाई किस बात की देरी है, अब ये यहाँ पे एक फरो जैसा बनने लगेगा और यही फरो धीरे 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 नीचे डिप्रेशन बनाता रहेगा एंड अल्टीमेटली पूरा यूग्लिना क्लीव हो जाएगा और मुझे मिल गया नंबर 1, नंबर 2, यानी मुझे फिर से 2 यूग्लिना मिल गए, फिर से 2 यूग्लिना मिल गए। अब देखो सबसे एक चीज आपने मुझे खास बात बताओ, यहाँ पे मैंने क्या देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे, यूग्लिना के अंदर आपने ऐसी किस टाइप की बाइनरी फिजन देखी जो अलग थी थोड़ी अमीबा के केस में। जल्दी देखो, अब देखो अमीबा को क्या है, कोई इसका फालतू सा स्ट्रक्चर है, कहीं से भी भाई शुरू हो जा रहा है, कहीं से भी खत्म है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कहां से शुरू है कहां से, कोई फिक्स शेप नहीं है उसकी, है ना। लेकिन यूग्लिना की बॉडी एक फिक्स शेप है भाई, ऊपर से फ्लैजेला आ रहे हैं, नीचे से टेपर्ड है, ऊपर से इस तरीके का फरो मुझे दिख रहा है, एक फिक्स शेप है। तो वो कहते हैं भाई जब मैं इतने डिसिप्लिन वाला स्ट्रक्चर हूं तो मुझे भी डिसिप्लिन से क्लीव करो, मुझे लॉन्गिट्यूडनल काटो। वो देखो लॉन्गिट्यूडनल कटता है। सो दिस टाइप ऑफ फिजन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ठीक है, लंबाई में कट गया है। तीसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अब ये पैरामीशियम, पैरामीशियम की शेप ना चप्पल जैसी होती है, पैर जैसी होती है, देखो इस टाइप की है ना, ये ऐसा आपका पैरामीशियम है और ये जो हेल्प करता है इसको मूव करने में, इसको हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है, सीलिया हो गया इसके पास, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है एंड अल्टीमेटली ये देखो ये भी डिवाइड हो रहा है यहां से एंड फाइनली मुझको क्या मिल जाएंगे, 2 पैरामीशियम, नंबर 1 पैरामीशियम, नंबर 2 पैरामीशियम, 2 पैरामीशियम डॉटर सेल्स। अब यहां पे क्या देखा, यूग्लिना में तो भाई लंबी तरीके से बाइनरी फ्यूजन हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है, ये बोलता है मुझे ऐसे काटो, मैं कुछ अलग करके दिखाना चाहता हूं, इसने कह दिया मुझे हॉरिजॉन्टली काटो, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन। ठीक है, क्लियर है सबको। अगली स्लाइड पे चले, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक मैंने बोला फिजन 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 हो रहा है, बाइनरी फिजन हो रहा है, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल है, एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, कितने सारे अंदर ही अंदर कितने सारे न्यूक्लियस मिल गए और ये सारे बाद में अलग हो गए। सो फिजन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि एक सेल 2 में टूट रहा है, फिजन का मतलब है कि एक सेल 2 से ज्यादा सेल में टूट सकता है और यहां पे इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यहां पे डिवीजन हो रही है। अब देखो क्या होता है, देखो मोस्टली ना ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है, मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, ऐसा होता है ना कि लेट्स सपोज मुझे पता है कि आने वाले कुछ समय में दुकानें बंद रहने वाली है, तो मैं अपनी
काम की चीजें, जो भी मुझे अपना सामान लाने में पहले से ही रख लूंगी, मैं अपनी तैयारी पहले से ही करके रखूंगी। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ना ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन दिखाते हैं, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म का नेचर ही होता है कि वो एक बारी में खूब सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो इसलिए मल्टीपल फिजन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया प्लाज्मोडियम। तो ये एग्जाम्पल किसका है? प्लाज्मोडियम का है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, कौन बताएगा? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? बड़ी फेमस ये आपका होता है, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट। यस, प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो मलेरिया एक डिजीज है जिसमें फीवर आ जाता है, हेडेक हो जाता है, बॉडी पेन रहता है। क्यों होता है? इसके अंदर ना पैरासाइट आ जाता है। हमारी बॉडी में जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को लेकर के आई, तो जैसे ही ये प्लाज्मोडियम मेरी बॉडी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर आ गया, ये प्लाज्मोडियम सीधा सीधा कहां चले जाता है? लिवर में चला जाता है। लिवर में ना एक ये लिखा ना साइजोंट, ये एक फेज है, साइजोंट फेज है। बेसिकली क्या होता है, ये अब एसेक्सुअली डिवाइड करने लगता है। प्लाज्मोडियम आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है बाद में, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका लिवर के अंदर दिखाता है। तो जैसे ही आपका लिवर के अंदर ये आएगा, अब ये मल्टीपल फिजन दिखाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं समझ आया। बच्चों देखो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है ना लेंथ में आप काटते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूग्लिना में ना 90 डिग्री लंबाई से काटा है, मेरे को ऐसे काट दो ऊपर से। ठीक है, मैं लॉन्गिट्यूडनल कट गई। देखो पैरामेशियम में क्या हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली काटा है, मुझे ऐसे काट दो, मेरा ऊपर अलग, लेग्स अलग, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम आता है, वो लिवर के अंदर चला जाता है और वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। अब वो एक साइजोन स्टेज में क्या होता है, साइजोन स्टेज में ये प्लाज्मोडियम अंदर ही अंदर सेवरल टाइम क्या हो रही है, आपकी न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बहुत बारी क्या हो गया, अंदर अंदर कितने सारे न्यूक्लियस हो गए, कितने सारे न्यूक्लियस हो गए, कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, और धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। मतलब कितने सारे अंदर मुझे सेल बन गए, ये देखो कितने सारे अब प्लाज्मोडियम के सेल है। फिर ये ब्रेक हो जाना है और ये सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो यहां पे क्या देखा मैंने, एक ही सेल ने कितने सारे सेल्स बना दिए। सो दिस इज नोन एज मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ठीक है, लिवर में, लिवर के केस में ये क्या दिखा रहा है, मीरोजॉइड्स बनाता है। एक टर्म आती है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप 12th में ही पढ़ने वाले हो, मैं बता देती हूं। मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स क्या होता है, ये जो रिलीज हो रहे हैं ना छोटे 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 छोटे, इसको हम मीरोजॉइड्स बोलते हैं। जब ये हमारे लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं, फिर ये मीरोजॉइड्स बन जाते हैं। फिर जैसे ही हमारे ब्लड सेल में आते हैं ना, ब्लड सेल को रप्चर करने लग जाते हैं, और क्या करेंगे, जैसे ही ये रप्चर करते हैं, आपको बुखार आता है, फीवर आता है। बहुत बच्चों ने स्पोरोजॉइड बोला है। बच्चों वेरी गुड, हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले स्पोरोजॉइड की फॉर्म में आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मैं तो समझ रही थी आपको मीरोजॉइड समझ ही नहीं आएगा, आपको तो सब कुछ आता है। वेरी नाइस। स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्टिव स्टेज होती है, इन्फेक्टिव स्टेज। आपकी बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइड आए, उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और क्या बना दिए, मल्टीपल फिजन होके मीरोजॉइड्स बना दिए। उसने आपके ब्लड सेल को रप्चर करा और बुखार आ गया। तो इतना डिटेल में अब नहीं जाएंगे हमको क्या पढ़ना था कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है आपका प्लाज्मोडियम और बहुत सारे नंबर ऑफ कॉपीज देता है, जिसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। चलो अगला मेथड हो जाता है हमारा स्पोर्यूलेशन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ स्पोर्यूलेशन में ना एक टर्म्स आती है स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या चीज है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार, उनको आज तक ना समझ ही नहीं आता स्पोर्स। मुझे भी नहीं समझ आते थे, कभी भी स्पोर्स आ जाते हैं, कभी भी गैमेट्स आते हैं, क्या होता है ये? कुछ नहीं होता, स्पोर्स कुछ है ही नहीं, समझने वाली चीज ही नहीं है। दीज आर सिंपली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स।
क्या होते हैं ये? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के अंदर। लेट्स सपोज किसी प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में ऐसे स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वो जहां पे भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली, है ना, फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही उसने क्या किया? अपने आप को जर्मिनेट कर लिया, और जर्मिनेट करने के बाद उसने क्या किया? जर्मिनेट करने के बाद क्या किया उसने? न्यू बना दिया, न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोरोजोइड बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कमेंट में यस, स्पोरोजोइड बॉडी के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज उसको बोली जाती है। इन्फेक्टिव स्टेज मतलब इन्फेक्शन की फॉर्म में जब आपकी बॉडी में लेके आ रहा है मॉस्किटो, दैट इज स्पोरोजोइड ओनली। स्पोरोजोइड बॉडी के अंदर जाके फिर मीरोजोइड्स बनाता है, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान दो, अब देखो क्या हो रहा है, जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म मिल गया। बस इतना ही होता है स्पोर्स, और स्पोर्स में कुछ नहीं पढ़ना। स्पोर्स एक ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के अंदर आएंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे, न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। चलो अब देखो हमको क्या करना था, ये दो मुझे स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हम एनसीईआरटी के डायग्राम्स को तो डिस्कस करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में ना आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज याद रखो, एक ना टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है एक बॉडी है भाई, बॉडी के ऊपर कुछ हीरे मोती जड़े मुझे कुछ भी लगे हुए हैं, इसको मैंने स्पोर्स बोल दिया। तो जिस बॉडी पे स्पोर्स उग रहे हैं, अब वो उसकी मर्जी है, चाहे वो उसको छुपा के रखेगा, चाहे उसको एक्सपोज रखेगा, बट जिस बॉडी के ऊपर स्पोर्स होते हैं उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। यानी कि अगर किसी प्लांट के किसी पार्ट में स्पोर्स होंगे तो उस पार्ट को स्पोरोफाइट नहीं बोलेंगे, उस प्लांट को स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट वो बॉडी है जिसके ऊपर स्पोर्स आएंगे। अब मैंने क्या बोला, किसी पार्ट में रखेंगे। कभी कभी स्पोरोफाइट के अंदर, यानी कि पहले तो आपका स्पोरोफाइट आया, स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छुप के रहते हैं स्पोर्स, उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है। और ये जो स्पोर्स इसके अंदर होते हैं, इस टाइप के स्पोर्स को हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। एंडो मतलब इनसाइड, तो जो स्पोर्स बॉडी के अंदर रहते हैं दैट इज नोन एज एंडोस्पोर्स, और जो बाहर रहेंगे, जो किसी भी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं होंगे, उसको हम एक्सोस्पोर्स बोलेंगे। ये एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, समझ आया। अब भाई देख लेते हैं कि ये कौन से डायग्राम में हमको दे रखे हैं। अब देखो ये जो आपका डायग्राम है, दिस इज नोन एज क्लेमाइडोमोनास, है ना। क्लेमाइडोमोनास है, एक्वेटिक है, वाटर में आपको दिखता है, गंदे पानी में। अब देखो क्या हो रहा है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये इस एनक्लोज स्ट्रक्चर में है, तो ये आपका स्पोरेंजियम हो गया। तो जब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर है, इसका मतलब क्लेमाइडोमोनास में एंडोस्पोर्स होते हैं। अब देखो एक और बड़ी सी चीज देखो, इन स्पोर के अंदर ना ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये जैसी अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, किसी में सीलिया मान लो, फ्लैजिला मान लो, तो ये सीलिएटेड या फिर फ्लैजिलेटेड जिसको स्पोर्स होते हैं उसको हम मोटाइल स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटाइल स्पोर्स। अब देखो लॉजिक समझो, उनको पानी में रहना है, उनको तैरना है, ऐसा समझ लो उनको तैरना है, इसलिए वो ऐसे तैरते हुए चले जाते हैं, इसलिए उनके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो उनको मूव करने में हेल्प करेगा, तो उनको हम मोटाइल स्पोर्स बोलते हैं। अब एक चीज याद रखो, आप मैं सभी जानवर चल पाते हैं, हम अपने आप को जूलॉजी में पढ़ते हैं, तो जो मोशन वाली मतलब मूवमेंट वाले जो स्पोर्स होते हैं उनको हम जू स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। चलो अगला डायग्राम आपको ये किसका दे रखा है? पेनिसिलियम। यस, सो पेनिसिलियम के ऊपर ये दिख रहे हैं छोटे छोटे स्पोर्स, ये क्या है? ये अब एक्सपोज्ड है भाई, एक्सपोज्ड है ना, और एक्सपोज्ड वाले स्पोर्स को क्या बोलते थे? एक्सोस्पोर्स। ये किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं है,
तो ये आपके हो जाते हैं एक्सोस्पोर्स, जो कि बॉडी के ऊपर है, एक्सपोज्ड है। अब ये देखो, इनके पास कोई ऐसा फ्लैजिला वगैरह नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं है, ये तो बस हवाओं के संग उड़ते हुए चले जाते हैं। हवा आएंगी, इनको उड़ा के लेके जाएगी, जहां पे भी छोड़ेंगे, जहां पे भी फेवरेबल कंडीशन होगी वहीं पे बैठ जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे और एक स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना ही तो गैमीट्स बनाएगा, ना ही तो पॉलिनेशन हो रही है, ना ही तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सिंपल स्पोर्स गए, सॉइल में दबे और ग्रो कर गए। दैट इज नोन एज स्पोरोलेशन। ठीक है, तो इन एक्सोस्पोर्स के पास बाहर है ना ये, तो ये जनरली ड्राई होते हैं, क्योंकि इनको हवा में उड़ना है, हवा में उड़ना होता है, हवा के साथ इसको लेके जाते हैं, इसीलिए ये लाइट भी होते हैं, हैवी नहीं होते। इनके पास कभी कभी टफ कोटिंग भी होती है, ताकि ये आसपास से बच सके, हार्श एनवायरमेंट से बच सके, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है उड़ के कहां चले जाएं, तो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया या फिर कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरुलेशन खत्म हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके बाहर आपका स्पोरुलेशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बाइनरी फिशन में भी नहीं आएगा। एग्जाम में अगर आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पूछेगा, या तो ये फिगर दे देगा, आपको बताना होगा, लेकिन आप अच्छे से एक्सप्लेन करना। स्पोरुलेशन बोलेगा तो आपको ज़ूस्पोर्स का डायग्राम बनाना, कोनिडिया का डायग्राम बनाना, स्पोरेंजियम, स्पोरोफाइट, ऐसे टर्म्स को यूज करना। चलो अगला ये क्या आ गया, अब देखो फिर से अमीबा आ गया। ये अमीबा हर बार क्यों आ जाता है हर जगह? अमीबा के अंदर ये जो सूडोपोडिया होते हैं ना, ये कभी कभी तो देखो बाइनरी फिजन से अमीबा 2 में डिवाइड हो गया, कभी कभी ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई कि अमीबा जो माँ है वो नहीं चाहती मेरे बच्चे इस बाहर के हार्श गंदे एनवायरनमेंट में जाएं, पैदा हो, मर जाएंगे, क्या होगा, नहीं चाहते वो, तो वो क्या करता है ना, देखो पहले तो उसने अपना सूडोपोडिया खो दिया, जो वो करता है बाइनरी फिजन या फिजन के वक्त, अपना उसने सूडोपोडिया को पुल कर लिया अंदर की तरफ, तो एक राउंड सा स्ट्रक्चर आ गया उसके पास। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो ये येलो कलर की क्या लाइनिंग है। अमीबा ना अपनी बॉडी के बाहर 3 लेयर की कुछ एक स्ट्रक्चर सा बना देता है, एक सिस्ट बना देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। तो एक सिस्ट बना दी। अब वो माँ कहती है मैंने तुमको बचा लिया है, अब ये एनवायरनमेंट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने एक एक शक्तिशाली सी लेयर बना दी है आसपास, अब अंदर वो कुछ भी होता रहेगा, कुछ भी होता रहेगा। और अंदर देखो क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन। अंदर एक ही न्यूक्लियस के अब कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, यहाँ पे ए माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन बोल दो, देखो दोनों अलग अलग होती है। ए माइटोटिक डिवीजन का मतलब है, इतना समझ लो कि कंप्लीटली माइटोटिक डिवीजन नहीं होती, उसमें प्रॉपर सेल, जैसे आपने 11th में पढ़ा था ना, प्रॉपर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, सेल रैंडमली एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। माइटोटिक इज अ कंप्लीट डिवीजन। ठीक है, अब तो माइटोटिक डिवीजन हो रही है, जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होते जा रहा है, और तो कितने सारे सेवरल न्यूक्लियस बन गए, प्रोटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, और कितने सारे अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन गए। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज स्यूडोस्पोर्स। ठीक है, ओके बच्चों ने क्या पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन? स्पोर्स, विंड स्पोर्स। बच्चों विंड स्पोर्स क्या है? कुछ नहीं है, स्पोर्स है, उसको विंड लेके जा रही है। बेसिकली क्या होते हैं, जो एक्सोस्पोर्स होते हैं ना आपके, वो स्पोरोफाइट की बॉडी में एक्सपोज्ड होते हैं। जब वो एक्सपोज्ड होते हैं ना, तो वो कैसे जाएंगे? उनके पास तो फ्लैजिला भी नहीं है मूव करने के लिए, है ना, तो विंड के थ्रू वो विंड उसको लेके जाती है, तो आपने उसको विंड स्पोर्स बोल दिया। जब उसको लेके जा रही है ना, तो उसका वेट भी लाइट होना चाहिए, है ना, वो ऐसा स्टिकी नहीं होना चाहिए कि कहीं पे भी जाके चिपक जाए, वो ड्राई होनी चाहिए। उसके अलावा उसके पास एक टफ कोटिंग होनी चाहिए। पॉलन को मान लो, पॉलन क्या होता है? पॉलन माइक्रोस्पोर, मदर सेल स्पोर्स बना रही है ना, पॉलन के बाहर आपके पास स्पोरोपॉलिन है, ऐसे याद करो। तो हवा से भी तो विंड पॉलिनेशन होती है, विंड पॉलिनेशन
विंड से भी तो वो स्पोर्स जाते हैं ना, तो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे ही स्पोर्स के पास एक सराउंडिंग में एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, चलो मैंने क्या बताया था आपको, तो इस अमीबा के अंदर छोटे 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 खूब सारे अब खूब सारे बन गए और अंदर ही हैं, अभी बाहर निकल के न्यू इंडिविजुअल नहीं बने हैं, तो इसको हमने स्यूडोपोर्स बोल दिया। और इस तरीके से अमीबा मल्टीपल फिजन दिखा रहा है। आप समझ आया मैंने इसको क्यों पढ़ाया बाद में। अमीबा ने भाई मल्टीपल फिजन भी दिखा दी, कई बुक्स में कई लोग आपको उसको स्पोरिलेशन भी दिखा रहा है, ये भी बोलेंगे। अमीबा चाहे स्पोरिलेशन दिखाता है तब यही चीज है, अमीबा मल्टीपल फिजन दिखा रहा है तब यही चीज है। क्वेश्चन कैसा आता है कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशंस में आता है तो क्या होता है। अमीबा हमेशा बाइनरी फिजन दिखाता है, लेकिन जब भी वो अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो वो मल्टीपल फिजन दिखाता है। एक बॉडी के बाहर एक सिस्ट बना लेगा, एंसिस्टेशन बोलते हैं, अंदर ये डिवाइड करेगा। जब कंडीशन सही हो जाएगी तो ये सिस्ट आपकी टूट जाएगी और बहुत सारे मेनी अमीबास प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा टाइप आता है एसेक्सुअल का, विच इज बडिंग। अब देखो बडिंग क्या होता है। बड्स, बॉडी के अंदर कुछ पार्ट में ना सेल डिवीजन हो रही है। ठीक है, और वो जब सेल डिवीजन हो रही है उसने ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, वो डेवलप हो रहा है, बाद में वो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो रहा है। जैसे कि यूनिसेल्युलर में भी सेल डिवीजन इस तरह की होती है। एग्जाम्पल यीस्ट। चलो एग्जाम्पल यीस्ट कैसे, देखो मैंने यहां पे, ये मेरे पास एक यीस्ट है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका मान लो न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस पहुंच रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी बॉडी में एक स्ट्रक्चर बन गया, न्यूक्लियस भी दो में डिवाइड हो गया और ये स्ट्रक्चर अभी तक तो पेरेंट बॉडी से, इसको हमने पेरेंट बॉडी बोल दिया क्योंकि इसी बॉडी में इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम बड बोल देते हैं। ठीक है, ये बड आई और फिर कंप्लीटली जब ये अलग हो गया, फाइनली ये डिटैच हो जाएगा अपनी पेरेंट बॉडी से और क्या मिल गया हमको, डॉटर ईस्ट, है ना। सो दिस इज बडिंग। अच्छा ओके, तो बडिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एग्जांपल यीस्ट। बट नॉट ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेल्यूलर में भी होता है। मल्टी सेल्यूलर में देखो मैंने यहां पे कौन सा आपको दे रखा है डायग्राम, आपकी बुक में दे रखा है, दिस इज हाइड्रा। हाइड्रा में क्या हो रहा है, देखो ये भी देखो 10th क्लास में पढ़ा था। हाइड्रा में बॉडी के बाहर इस स्ट्रक्चर में, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट एक ना स्ट्रक्चर बना देता है, वो बड, उसको बड बोल दिया। वो पहला सारा न्यूट्रिशन अपनी पेरेंट बॉडी से ले रहा है, ये देखो सारा न्यूट्रिशन अपनी पेरेंट बॉडी से ले रहा होगा, है ना, ले रहा होगा, लेते 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 बड़ा हो गया। अब जब उसको जरूरत नहीं है, अब जब वो खुद पे डिपेंडेंट हो गया, वो यहां से डिटैच हो जाएगा और अपना अलग से बना लेगा हाइड्रा। तो अब क्या हो गया, डॉटर हाइड्रा या फिर छोटा हाइड्रा मिल जाएगा। सो दिस इज द न्यू इंडिविजुअल जो कि पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ ये आपको लास्ट में एक और डायग्राम दे रखा है, ये कौन सा है बताओ, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। चलिए, ये आपको दे रखा है स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेचारा सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनिज्म जो ऐसे हिलता रहता है, मतलब टिश्यू नहीं है ना उसकी बॉडी में, सेल है, ऐसे उसको फेंक दोगे तो इधर गिर जाएगा उधर गिर जाएगा, फिर जुड़ के फिर से इकट्ठा हो जाएगा। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। स्पॉन्जेस के अंदर भी हमको बडिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये इतना चालाक होता है, ये क्या करता है ना, ये अपनी बॉडी के बाहर बड नहीं बनाता, और जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर बड बनाते हैं उन बड को बोलते हैं
एक्सोजीनस बड्स। एक्सोजीनस बड्स किसमें देखने को मिली? यीस्ट में और हाइड्रा में। इसने क्या किया, इसको ऐसे इसका काटोगे ना, सेक्शन काटोगे, टीएस काटोगे, ये देखो अंदर छोटे 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 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये क्या है? दीज आर इंटरनल बड्स। ये स्पोर्स नहीं है यहाँ पे, ये इंटरनल बड्स हैं। बॉडी के अंदर उसने इंटरनल बड्स बनाए और ये जो है ना स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर, ये कवरिंग होती है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। इन इंटरनल बड्स को हम बोलते हैं जेम्यूल्स। तो स्पॉन्जेस में क्या देखा हमने, है जिसको हम जेम्यूल्स बोलते हैं। दीज आर नोन एज एंडोजीनस बड्स। एंडोजीनस बड्स, ठीक है। बॉडी के अंदर एंडोजीनस बड्स बन गए तो इट इज ऑल्सो अ बडिंग। एंडोजीनस एक्सोजीनस दो टाइप की आपकी बडिंग हो गई, ठीक है। अब चलो, अब देखो ये वैसे तो मुझे दो टॉपिक कराने थे, ओके। ये लास्ट टॉपिक है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो फ्रैगमेंटेशन नाम से ही पता लग रहा है, बॉडी ना फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। और जब बॉडी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गई ना, ईच फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट, छोटे छोटे फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, ठीक है। समझ आया? तो हमने क्या बताया मैंने आपको कि फ्रैगमेंटेशन में बॉडी फ्रैगमेंट्स में बढ़ गई और हर फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो गया। आपने एक टर्म पढ़ी होगी रीजेनरेशन। रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में बच्चों क्या डिफरेंस है? देखो, रीजेनरेशन का मतलब है कि लेट्स सपोज छिपकली की पूंछ कट गई, अलग हो गई, उसका पार्ट अलग हो गया, अब उसने अपनी पूंछ फिर से उगा दी। हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में लिवर होता है, लिवर को आप काट दोगे वो फिर से रीजेनरेट हो जाएगा। तो जब बॉडी का कोई पार्ट रीजेनरेट करता है, ग्रो करता है, उसको रीजेनरेशन बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ? बॉडी को मैंने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया और हर पार्ट रीजेनरेट हो गया न्यू ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरोगेरा। ये देखो, ये वियर्ड सा ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया होता है। ये देखो प्लेनेरिया ऐसा सा ऑर्गेनिज्म है ये, और ये भी क्या दिखाता है? फ्रैगमेंटेशन। हाइड्रा को देखो दो पार्ट्स में काटा मैंने, एक पार्ट भी पूरे हाइड्रा में ग्रो हो गया, दूसरा पार्ट भी पूरा हाइड्रा में ग्रो हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा कि स्टारफिश का एक हाथ टूटा और एक हाथ देखो पूरा एक स्टारफिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, सो दीज आर नोन एज फ्रैगमेंटेशन, जब बॉडी का हर फ्रैगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। ओके, समझ आ गया? जेम्युलेशन क्या होता है? देखो जेम्युलेशन भी हो सकता है बच्चों। देखो जेम्युलेशन क्या है? कुछ नहीं है, वो जेम्यूल्स का ही वर्ड यूज हो रहा है। जेम्यूल्स इज नथिंग बट बड्स ओनली। बॉडी के अंदर जो बडिंग है ना, उसको बड्स ही बोलते हैं। सिर्फ फर्क इतना है, ऐसे दिमाग में याद कर लो। अच्छा, ऐसे याद कर लो कि हमारे जो जेम्स होते हैं ना, इंटरनल जेम्स, हमारी अंदर की शक्तियां हमको अच्छा जेम्स बनाती है। ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना। उसके अंदर कुछ खासियत है, उसके अंदर कुछ खासियत है। जब बॉडी के अंदर बर्ड्स बन रहे हैं, जेम्यूल्स, जब बॉडी के बाहर बर्ड्स बन रहे हैं नॉर्मल एक्सोजीनस बर्ड्स, और एंडोजीनस बर्ड्स स्पॉन्जेस के केस में जेम्यूल्स बोल दिया, ठीक है। तो आपका फ्रैगमेंटेशन भी हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, फटाफट से देख लेते हैं। हमने किया बाइनरी फिजन, हमने किया मल्टीपल फिजन, हमने देखा स्पोर्युलेशन। स्पोर्युलेशन में एक एग्जाम्पल देखा कि अमीबा कैसे स्पोर्स बना रहा है। तो बेसिकली अमीबा मल्टीपल फिजन दिखा रहा है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। थोड़ा सा यहां पे हम डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स भी ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होती है। बेसिकली प्लांट बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं,
ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, विदाउट गैमीट्स, विदाउट एनीथिंग, बस उसका पार्ट उखाड़ो, जमीन में गाड़ो और न्यू प्लांट। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि न्यू प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, न्यू प्लांट ग्रो करा रहे हैं और उनको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स जो कि कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी पार्ट से। कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो, मैं इसलिए बता रही हूं, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आना। कैसे पढ़ेंगे? वी नो प्लांट के अंदर लीफ होता है भाई, प्लांट के अंदर तो स्टेम भी होता है, प्लांट्स के अंदर तो रूट्स भी होते हैं, उसके अंदर और क्या होता है? लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, बड्स, फ्लोरल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब कितने सारे पार्ट्स हैं प्लांट्स के, और हर पार्ट अलग अलग चीजों में मॉडिफाई होता है। तो इनके ना कई सारी मॉडिफिकेशन होती हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई इस तरीके से होते हैं कि वो इन वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स को बना सके, और ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स अल्टीमेटली न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैंने आपको बोला कुछ पार्ट्स ऐसे ग्रो कर सकते हैं, क्या वो लीफ में हो सकता है? बिल्कुल राइट, ब्रायोफिलम पढ़ेंगे हम। क्या स्टेम में हो सकता है? बिल्कुल राइट, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, अनियन, पोटैटो, स्टेम की मॉडिफिकेशन है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाते हैं। रूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही, गुआवा, पॉपुलर, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या दिखाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या फ्लावर हो सकता है? अगर किसी ने बोला ना फ्लावर हो सकता है, तो जाओ फिर से पढ़ के आओ। क्यों नहीं हो सकता फ्लावर? बताओ। फ्लावर तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है फ्लावर, तो फ्लावर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं दिखाएगा। तो आज की क्लास हम फिनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सब पढ़ के आएंगे हम, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे, जिसमें हम लीफ, स्टेम, रूट्स में से देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होती है। ओके, देखो आपके लिए मैंने बहुत सारे डायग्राम्स लगा रखे हैं, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है मैथ्स की क्लास। प्लीज रहिए और मेरी अगली क्लास में जरूर आना। थैंक यू।